ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की बॉडी इमेज, बॉडी वेट और ईटिंग पैटर्न्स का तरीका बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाय, आई एम वेदिका और मैं एक 16 साल की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम न्यू दिल्ली। जब मुझे पता लगा कि मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट से वन ऑन वन बात करने का मौका मिला है, मुझे पता था कि ईटिंग डिसऑर्डर्स एक टॉपिक है जो मेरे को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत टीन्स को और बहुत एडल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। तो मेरे साथ आज मिस आराध्या हैं सुकून हेल्थ से, जो हमें हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं और टीन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। हेलो मैम। हेलो। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की बॉडी इमेज, बॉडी वेट और ईटिंग पैटर्न्स का तरीका बहुत अनहेल्दी हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में द मेन फोकस ऑफ द इंडिविजुअल इज़ कि कैसे वेट लॉस करें। उनको अपनी बॉडी से कंसिस्टेंटली डिससैटिस्फैक्शन फील होता है और उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका बॉडी वेट ज़्यादा है, जिसके लिए वो एक्सट्रीम डाइटिंग या एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने लगते हैं। द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड बुलीमिया। बुलीमिया में इंडिविजुअल एक अनकंट्रोल्ड पैटर्न में बिंज ईटिंग करने लगता है और वेट गेन के डर की वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस करता है या लैक्सेटिव लेता है या एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगता है। तीसरा वन इज़ कॉल्ड द बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें द पर्सन फील्स एन अनकंट्रोल्ड अर्ज टू ईट, पर इसमें बुलीमिया की तरह कोई वॉमिटिंग नहीं इंड्यूस होती है, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं होती है, पर ये जो एक्सट्रीम पैटर्न्स ऑफ बिंज ईटिंग होते हैं इनके बाद बहुत शेम और गिल्ट फील होती है। ये तीनों ईटिंग डिसऑर्डर्स के बेसिक क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस अलग अलग होते हैं, पर हम कैसे समझ सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है या कॉमन साइंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ कि बॉडी से कंसिस्टेंटली डिससैटिस्फैक्शन फील करना। सेकेंड वन बीइंग के ऑब्सेसिवली डाइटिंग या फिर वेट लॉस के थॉट्स आना। आपका ईटिंग पैटर्न बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाना और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में अफेक्ट होना। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस इंसान को अपनी बॉडी पसंद नहीं होती, क्या उसे भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है? सी एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हमको कभी ना कभी हम सबको ऐसा लगता है कि आई डोंट लुक गुड टुडे, या फिर कंपेयर टू सम अदर पर्सन मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ या अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बॉडी इमेज इश्यूज आर नॉट समथिंग दैट लीड्स टू ईटिंग डिसऑर्डर्स। ऑफ कोर्स दे आर वार्निंग साइंस और रिस्क फैक्टर्स, बट अगर ये बॉडी इमेज इश्यूज परसिस्टेंट रहते हैं, इनकी वजह से हमारे ईटिंग पैटर्न्स में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है, ऑब्सेसिव थॉट्स रहते हैं ईटिंग के बारे में या फिर बॉडी इमेज के बारे में, इमोशनल डिसरेगुलेशन महसूस होता है और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी डे टू डे फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होने लगती है, देन दिस लीड्स टू एन ईटिंग डिसऑर्डर। मैम, आपने इमोशनल डिसरेगुलेशन के बारे में बात की, तो क्या टीन्स में इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? टीनेज एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे पर्सनालिटी और कोपिंग स्किल्स दोनों डेवलप हो रही होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ईटिंग पैटर्न्स को अनकॉन्शियसली एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो कभी कभी अपना फेवरेट फूड बिंज ईट करके या फिर अपने फूड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करके कंट्रोल फील करना एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। अगर ये पैटर्न्स परसिस्टेंटली रिपीट होते हैं तो ये ईटिंग डिसऑर्डर का रूप ले सकते हैं। दैट इज़ बाय योर रिलेशनशिप विद योर फूड एंड योर कोपिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड। थैंक यू मैम, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन जब लोग वेट लॉस के लिए ओवर डाइटिंग करते हैं या फिर ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या वो अनहेल्दी होता है या फिर वो ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में होता है या फिर बस नॉर्मल होता है?
द डिफरेंस इज़ अबाउट द इंटेंट एंड द इम्पैक्ट। तो अगर कोई अपनी बॉडी की नीड्स समझे बिना एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है और उसके ईटिंग पैटर्न्स बहुत उसकी बॉडी की नीड्स को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, तो ये एक डिसऑर्डर की लाइंस पे चला जाता है। पर अगर बॉडी की नीड्स समझकर बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, बॉडी के हेल्दी वेलबींग के लिए अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करा जा रहा है या एक्सरसाइज करी जा रही है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये डिफ्रेंसिएशन कैसे बनाते हैं कि हेल्दी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और डेंजरस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में? डिफरेंस ये होता है कि जो हेल्दी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होता है वो प्लान्ड होता है, आपकी वेलबींग को मन में रख कर बनाया जाता है। बट जो अनहेल्दी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होता है, इट इज़ अनप्लान्ड एंड इट डज़ नॉट कीप योर वेलबींग इन माइंड। थैंक यू मैम, ये काफ़ी हेल्पफुल था। मैम, लोग कहते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ लड़कियों को हो सकते हैं, तो क्या ये सच है या फिर मिथ है? ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ लड़कियों को हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी एज, जेंडर या बैकग्राउंड के लोगों को हो सकता है। बॉयज़ और एथलीट्स में इसका रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है टू हैव एन आइडियल बॉडी वेट, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है उनको। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ ऑल्सो सोशल स्टिग्मा कि वो मदद नहीं मांग सकते हैं इतनी। कभी कभी मेल्स का डिस्ट्रेस नोटिस नहीं होता है क्योंकि उनके सिम्टम्स थोड़े अलग लगते हैं, जैसे कि मसल डिस्मॉर्फिया या फिर ऑब्सेसिवली डाइट करना या फिर ऑब्सेसिवली एक्सरसाइज करना। एंड अलॉन्ग विद दिस उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखने का एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है। थैंक यू मैम, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं कितनी मोटी लग रही हूँ या फिर मैं कितना मोटा लग रहा हूँ, या फिर आज आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग, तो ये कितना हार्मफुल होता है? ऐसा ह्यूमर ऑफ कोर्स हार्मफुल होता है और बहुत बार कुछ लोगों के लिए ट्रिगरिंग भी होता है। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग वर्ड्स होते हैं या फिर ह्यूमर होता है, स्पेशली उनके लिए जो ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक ट्रिगर का रूप में आ सकता है। अगर मुझे या किसी और को लगे कि उनकी रिलेशनशिप विद फूड काफ़ी अनहेल्दी है, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को लग रहा है कि उनकी रिलेशनशिप विद फूड अनहेल्दी हो गई है या उनके ईटिंग हैबिट्स की वजह से उनको लॉस ऑफ कंट्रोल या गिल्ट का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये बात थोड़ी कंसर्निंग तो है। तो ऐसे में उन्हें अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए और किसी भी अडल्ट को रीच आउट करना चाहिए जो उनके क्लोज़ हो या जिस पे उनको भरोसा हो। उस अडल्ट की मदद से उन्हें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करना चाहिए। सही टाइम पे डायग्नोसिस होने से सही हेल्प मिल जाती है एंड इवेंचुअली राइट सपोर्ट लीड्स टू रिकवरी। मैम, आपने मेंशन किया कि एक ट्रस्टेड अडल्ट को बताना चाहिए, तो इस ट्रस्टेड अडल्ट या फिर एक पेरेंट को कैसे समझाएं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स एक सीरियस बीमारी होती है? पेरेंट्स के लिए कभी कभी ये समझ पाना मुश्किल होता है कि द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, या फिर कभी कभी एक्सेप्टेंस दैट दैट चाइल्ड इज़ सिक एक चैलेंज बन जाता है। और ये कोई इल इंटेंट की वजह से नहीं होता है, ये मोस्टली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। और इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे फूड इज़ अ लव लैंग्वेज, कभी कभी ईटिंग डिसऑर्डर की कंसर्न्स थोड़ी नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो अगर किसी को भी लग रहा है कि उसको ईटिंग रिलेटेड कंसर्न्स हो रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट के पास जाकर कह सकता है कि मुझे लगता है कि मेरा रिलेशनशिप खाने के साथ चेंज हो गया है और मुझे इसमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में हमेशा अपनी बॉडी इमेज से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड थॉट्स आते हैं और मैं इसको खुद मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और मुझे शायद एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। एक ओपन और ऑनेस्ट डिस्कशन पेरेंट्स के साथ अगर हम करेंगे, तो शायद हमें राइट हेल्प मिल जाए इंस्टेड ऑफ सफरिंग अलोन। अगर कभी ऐसा होता है कि पेरेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या वो हमें वो मदद नहीं दे पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो हम किसी और अडल्ट को रीच आउट कर सकते हैं या स्कूल काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हैं।
थैंक यू मैम, आई एम श्योर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए और बाकी सारे टीनेजर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ईटिंग डिसऑर्डर से आप रिकवर कर सकते हैं? रिकवरी या हीलिंग लीनियर नहीं होती है, मतलब कि वैसे स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती है। इट्स मोर लाइक अ जिगजैग लाइन, जहाँ पे रिलैप्सेस भी होते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने जहाँ पे शुरू किया था कहीं हम वहीं पे नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें लगता है कि बहुत स्लो चल रही है प्रोग्रेस, हम जल्दी जल्दी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस प्रोसेस में: कंसिस्टेंसी, पेशेंस और जस्ट टू शो अप देयर। अगर हम ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो रिकवरी पॉसिबल रहती है। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से और इतने सिंपल वे से एक्सप्लेन करने के लिए। आई एम श्योर अब सबको इसके बारे में पता है और अवेयरनेस तो जनरेट होगी, एंड अब खुद को और अपने फ्रेंड्स को भी हम ऐसी सिचुएशंस के थ्रू हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम ग्लैड मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई। टू ऑल द टीन्स हु आर वॉचिंग दिस, अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप विद फूड आपको स्ट्रेस या गिल्ट फील करा रही है और ये पैटर्न परसिस्टेंटली काफ़ी वक्त से चल रहा है और आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज़ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये इंडिकेटर हो सकता है किसी मेंटल हेल्थ कंसर्न का। प्लीज़ रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर हेल्प। टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस, अगर आपका बच्चा आपको रीच आउट कर रहा है या आपको ही उसमें कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन रीचिंग आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल।